अपनी पत्नी की शादी के बाहर चल रही रोमांटिक हरकतों का पता चलने के बाद मैंने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए उसकी सारी बेवफाई के सबूत एक लोकल लाइफस्टाइल फोरम पर शेयर कर दिए। इसके तुरंत बाद मेरी पत्नी मुझे घसीटते हुए कोर्ट ले गई और दूसरे व्यक्ति की रेप्यूटेशन खराब करने के आरोप में मेरे खिलाफ केस कर दिया। जज के फैसले के बाद मुझे आदेश दिया गया कि मैं लगातार 10 दिनों तक सार्वजनिक रूप से अपनी बेवफा पत्नी से माफी मांगूं। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद उसने घमंड से मेरे गाल पर थपकी दी। शादी में थोड़ा मसाला लाने के लिए एक छोटा सा बॉय टॉय रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे जैसे मामूली इंजीनियर मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। उसे लगा था कि उसने जैकपॉट जीत लिया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये असल में उसके अपने नाइटमेयर का वीआईपी टिकट था। उसी रात अपनी जरूरत से ज्यादा प्यार जताने वाली पत्नी से माफी मांगने के पहले दिन का वीडियो ट्रेंडिंग सर्चेज में सीधे सबसे ऊपर पहुंच गया। वीडियो में मैंने बेहद ईमानदारी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे आपको उस पैसे से एक शुगर बेबी असिस्टेंट रखने के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए था, जो मैंने खुद ओवरटाइम करके कमाया था। नेटिजन्स के बीच तुरंत हंगामा मच गया। दूसरे दिन मेरे स्टडी रूम में रखे एक डॉक्यूमेंट का छोटा सा हिस्सा गलती से कैमरा में कैद हो गया। तीसरे दिन एक मिरर के रिफ्लेक्शन में उसकी खुली हुई लैपटॉप स्क्रीन दिखाई दे गई। हर नए अपॉलॉजी वीडियो के साथ मेरी पत्नी सेराफीना के राज एक एक करके सामने आने लगे। जज के गैवल की आवाज धीमी थी, जैसे कोई गीली लकड़ी कपास के ढेर पर जोर से मार रहा हो। जज ने फैसला सुनाया, कोर्ट का आदेश है कि डिफेंडेंट थैडियूस लगातार 10 दिनों तक अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर प्लेंटिफ मिस सेराफीना के लिए सार्वजनिक माफी का बयान पोस्ट करेगा, ताकि उसके खिलाफ बनी नकारात्मक छवि का प्रभाव खत्म किया जा सके। मैं डिफेंडेंट की जगह खड़ा था और जज के मुंह से निकलने वाले इन शब्दों को एक एक करके सुन रहा था। कोर्ट की एयर कंडीशनिंग कुछ ज्यादा ही तेज थी, जिससे मेरी गर्दन के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया हो। मैं पब्लिक गैलरी से आती निगाहों को अपनी पीठ पर चिपका हुआ महसूस कर सकता था। कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा से देख रहे थे, कुछ को मुझसे सहानुभूति थी और कुछ लोग बस तमाशा देखने आए थे। मेरे बगल में खड़े मेरे लॉयर बार्नबी ने धीरे से आह भरी और बहुत धीमी आवाज में कहा, उधर प्लेंटिफ की तरफ सेराफीना आज शैंपेन कलर्ड सूट पहनकर आई थी। उसके बालों में एक भी बाल अपनी जगह से हिला हुआ नहीं था। उसने अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया हुआ था और अपने चेहरे पर आई उस घमंडी मुस्कान को छिपा नहीं पा रही थी। उसके बगल में बैठा लॉयर डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित कर रहा था। उसकी हर हरकत धीमी और व्यवस्थित थी, जैसे उसे पहले से ही अपनी जीत का पूरा भरोसा हो। 3 महीने पहले मैंने सेराफीना और उसके छोटे असिस्टेंट की तस्वीरें खींची थीं, जब दोनों एक ज्वेलरी स्टोर में हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। इसके साथ ही मैंने उनकी बेहद निजी चैट लॉग्स के स्क्रीनशॉट्स भी इकट्ठा किए थे और एक साथ हमारे लोकल लाइफस्टाइल फोरम पर पोस्ट कर दिए थे। वो पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और 8 घंटे से भी कम समय में डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने स्क्रीनशॉट्स पहले ही तेजी से कई जगह शेयर कर दिए थे। सेराफीना की प्रतिक्रिया उससे भी तेज थी। एक हफ्ते बाद मुझे कोर्ट समन्स मिल गया। केस का आधार रेप्यूटेशन डिस्प्यूट बताया गया था और कॉम्पेंसेशन की रकम के आगे इतने सारे जीरो थे कि गिनना भी मुश्किल था। पूरी कानूनी प्रक्रिया बेहद तेजी से आगे बढ़ी। उसके लॉयर ने सबूतों का एक मोटा ढेर पेश किया और दावा किया कि मेरे द्वारा फैलाए गए झूठे आरोपों ने मिस सेराफीना की सोशल स्टैंडिंग और मेंटल हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। जहां तक मेरी तरफ से चीटिंग के सबूतों और उसके पुराने फोन से मिले उन होटल बुकिंग रिकॉर्ड्स का सवाल था, जिन्हें वो सुविधाजनक तरीके से डिलीट करना भूल गई थी। जज ने साफ कहा कि वो एक अलग मामला है और इस ट्रायल के दायरे में नहीं आता। गैवल फिर से जोर से बजा। कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मैंने टेबल पर रखे उस पतले से जजमेंट पेपर को धीरे धीरे समेट लिया। वो कागज इतना हल्का था कि मेरे हाथ में उसका वजन लगभग महसूस ही नहीं हो रहा था। तभी कदमों की आहट मेरी तरफ बढ़ी। साथ में एक जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू भी आई, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ ज्यादा मीठा और चिपकने वाला। वो उसी कोलोन की खुशबू थी जिसे उसकी छोटी असिस्टेंट हमेशा इस्तेमाल करती थी। सेराफीना आकर ठीक मेरे सामने रुक गई। वो मुझसे लगभग आधे सिर छोटी थी, लेकिन आज उसने हाई हील्स पहन रखी थीं, इसलिए उसकी नज़र लगभग मेरी नज़र के बराबर थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हैंडशेक के लिए नहीं। उसकी हथेली ने मेरे गाल को हल्के से थपथपाया, एक बार फिर दूसरी बार। हरकत बेहद हल्की थी, जैसे वो मेरे चेहरे से धूल झाड़ रही हो, लेकिन उसका अपमानजनक अंदाज हद से ज्यादा था। गैलरी में जो कुछ लोग अभी तक गए नहीं थे, उनके बीच धीमी हैरानी की आवाजें सुनाई दी। सुना तुमने? 10 दिन।
उसकी आवाज तेज नहीं थी, बस इतनी कि केवल हम दोनों सुन सके। उसके शब्दों में हल्की हंसी थी। इंटरनेट पर सबके सामने। मुझे टैग करना मत भूलना, मैं खुद चेक करूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। थेडियुस, मुझे पहले कभी ध्यान ही नहीं गया कि तुम्हारा टेम्पर इतना तेज है। वो थोड़ा और करीब झुकी और उसकी आवाज और धीमी हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझे बस लगा कि हमारी जिंदगी कुछ ज्यादा ही बोरिंग होती जा रही है। मैं बस थोड़ा फ्रेश एक्साइटमेंट चाहती थी। लोग आखिर थक जाते हैं, है ना? तुम हर दिन ओवरटाइम करते हो और घर वापस आकर सीधे सो जाते हो। इसमें और एक जिंदा विडो की जिंदगी में क्या फर्क है? जैक्स और मैं बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे। बस थोड़ा सा स्पाइस चाहिए था। जब मेरा मन भर जाएगा तो मेरा दिल अपने आप तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तुम बस ये बात क्यों नहीं समझ सकते? मैं उसके पूरी तरह सजे हुए होठों को खुलते और बंद होते देखता रहा। जिस रात उन चैट लॉग्स को देखने के बाद हमारे बीच दीवारें तोड़ देने वाली बहस हुई थी, उस रात भी उसने कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन अब कोर्टरूम के इस गंभीर माहौल में उन्हीं बातों को सुनना बेहद बेतुका लग रहा था। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी आवाज मुझे इतनी शांत सुनाई दी कि कुछ पल के लिए वो मुझे ही अजनबी लगी। मैं समझता हूँ कि तुम्हें थोड़ी स्पाइस चाहिए थी। उसे मेरी बात में छिपे मतलब का जरा भी एहसास नहीं हुआ, या यूं कहे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसकी आंखों का भाव ऐसा था जैसे वो किसी अनजान पालतू जानवर को देख रही हो, जिसे आखिरकार अपने वश में कर लिया गया हो। और जहां तक डाइवोर्स की बात है, उसके बारे में सोचना भी मत। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तुम ज्यादा से ज्यादा एक टेक गाय हो, थोड़ा ऊंचे लेवल के इंजीनियर। मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारे पास आखिर होगा ही क्या? ये घर मेरे नाम पर है। तुम्हारी मामूली सैलरी में मॉर्गेज भरने के बाद तुम्हारे पास बचेगा ही क्या? वो कुछ पल रुकी, फिर उसी सहज अंदाज में बोली, बस ठीक से रहो, अपनी अपॉलॉजीज पूरी करो और इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। जिंदगी अभी चलनी बाकी है। फिर उसने ऐसे एक और बात जोड़ दी, जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। चिंता मत करो, जब तक तुम अच्छे बच्चे की तरह रहोगे, मैं घर के खर्च में तुम्हारा हिस्सा कम नहीं करूंगी। और जहां तक जैक्स की बात है, उसे भी मैं संभाल लूंगी। ये कहने के बाद उसने मुझे आखिरी बार देखा। उसकी नजरों में दया थी, घमंड था और अपने नियंत्रण को लेकर एक डरावना आत्मविश्वास था। फिर वो मुड़ी और उसके हाई हील्स की आवाज मार्बल फ्लोर पर साफ सुनाई देने लगी। वो अपने लॉयर के साथ वहां से चली गई, जो पूरी देर किनारे पर उसका इंतजार कर रहा था। तभी बार्नबी मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीर चेहरे से बोला, डैडी, इस रिजल्ट की बात करें तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अपील करने से भी कोई खास फायदा नहीं होता। भले ही उसने मुआवजे की मांग नहीं की थी, लेकिन ये सार्वजनिक माफी। मैंने सिर हिला दिया। ये बहुत अपमानजनक है। एक बार फिर उससे अकेले में बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आखिरकार तुम दोनों पति पत्नी रह चुके हो, कोई जरूरत नहीं। लॉयर बार्नबी, मैंने जजमेंट पेपर को ध्यान से मोड़ा और अपने पुराने ब्रीफ केस में रख दिया। आपने बहुत मेहनत की है। आपकी फीस मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। कोर्ट हाउस से बाहर निकलते ही तेज धूप मेरी आंखों में पड़ी। मैंने आंखें थोड़ी सिकोड़कर सीढ़ियों के नीचे खड़ी व्हाइट पॉश की तरफ देखा। छोटा सा असिस्टेंट ड्राइविंग सीट से जल्दी से बाहर निकला और गाड़ी की दूसरी तरफ भागकर गया। उसने सेराफीना के लिए कार डोर खोला। सेराफीना अंदर बैठने के लिए झुकी ही थी कि उसने अचानक मेरी तरफ देखा। अगले ही पल कार विंडो ऊपर उठ गई और हमारी नजरों के बीच का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। कार ट्रैफिक में शामिल हुई और कुछ ही देर में मेरी नजरों से गायब हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर जेब से सिगरेट्स का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट बाहर निकाली और उसे जला लिया। टोबैको का धुआं मेरे फेफड़ों में उतर गया और सीने के अंदर उठ रही उस ठंडी, जलती हुई बेचैनी को कुछ देर के लिए दबा दिया। बार्नबी सही कह रहा था। ये अपमानजनक था, लेकिन उस तरह का नहीं जैसा वो सोच रहा था। मैंने अपना फोन निकाला। स्क्रीन जल उठी। लॉक स्क्रीन पर अभी भी कई साल पुरानी हमारी एक तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर उस समय की थी जब हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और हम बीच पर गए थे। उसमें वो मेरे कंधे पर सिर रखकर इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी। मैंने स्क्रीन पर स्वाइप किया और एक साधारण से बिल्कुल काले ऐप आइकॉन पर टैप किया। उस ऐप को खोलने के लिए फिंगरप्रिंट और 6 अंकों का पासवर्ड दोनों जरूरी थे। अंदर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, बस कुछ फोल्डर्स थे। मैंने उनमें से एक फोल्डर खोला। अंदर टाइम स्टैम्प के साथ ढेर सारी फाइल्स भरी हुई थी। सबसे पुरानी फाइल 3 साल पहले की थी। वही पहली बार जब उसने मुझसे कहा था, कंपनी में ओवर टाइम है, आज रात मेरा इंतजार मत करना। मैंने ऐप बंद कर दिया, सिगरेट को बुझाकर कूड़ेदान में फेंका और उस बड़े से फ्लैट में वापस चला गया जिसे कभी हम अपना घर कहते थे। घर बहुत बड़ा और जमा देने वाली ठंड से भरा हुआ था।
शायद वो हाल में यहाँ सोने के लिए भी वापस नहीं आई थी। हवा में धूल की गंध थी और साथ ही एरोमेथेरेपी ऑयल्स की एक अजीब सी बची हुई खुशबू भी तैर रही थी। मैंने मेन लाइट्स नहीं जलाए, बस स्टडी रूम में रखे पुराने डेस्क लैंप को ऑन किया। ये कंप्यूटर मैंने खुद कस्टम बिल्ड किया था। केस का एक हिस्सा ट्रांसपेरेंट था, लेकिन मैंने बहुत पहले ही उसकी सारी आरजीबी लाइटिंग बंद कर दी थी। अब उसमें सिर्फ कुछ इंडिकेटर लाइट्स ही अजीब सी रोशनी के साथ जल रही थी। मैंने तुरंत कंप्यूटर चालू नहीं किया और न ही कोई अपॉलोजी वीडियो बनाने की जल्दबाजी की। सबसे पहले मैंने बुक केस की सबसे निचली शेल्फ से धूल से भरी एक हार्ड शेल नोटबुक निकाली। उसे खोलते ही शुरुआती कुछ दर्जन पेजेस पर तरह तरह के एल्गोरिदम्स के स्केचेस और प्रोजेक्ट आइडियाज भरे हुए थे। हैंडराइटिंग काफी बिखरी हुई थी, लेकिन बीच के हिस्से से नोटबुक का कंटेंट पूरी तरह बदल गया था। वहां डेट्स, लोकेशंस, पैसों की अमाउंट्स, लाइसेंस प्लेट नंबर्स, फ्लाइट इंफॉर्मेशन और कुछ सोशल मीडिया आईडीज दर्ज थे। एक एक पेज पर सब कुछ बेहद शांत और ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखा गया था, जैसे किसी एक्सपेरिमेंट का डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा हो। मैंने नोटबुक को पलटकर सबसे आखिरी खाली पेज पर खोला, फिर पेन उठाया और डेस्क लैंप की रोशनी में आज की डेट लिखते हुए एक लाइन दर्ज की। जजमेंट लागू हो गया है, प्लान बी शुरू करो। इसके बाद मैंने कंप्यूटर ऑन किया और एक लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे मोसाद सोशल मीडिया आल्ट अकाउंट में लॉगिन किया, जो एक ओवरसीज वर्चुअल फोन नंबर से जुड़ा हुआ था। इस आल्ट अकाउंट की फॉलोइंग लिस्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, सेराफीना के छोटे वाटर बॉय असिस्टेंट का फ्लेक्स अकाउंट। उसकी लेटेस्ट पोस्ट सिर्फ 10 मिनट पहले अपलोड हुई थी। उसमें एक स्टीयरिंग व्हील की तस्वीर थी। कैप्शन था, मेरी सिस्टर का गिफ्ट, मैं बहुत खुश हूँ। स्टीयरिंग व्हील के बीच में पोर्श का लोगो साफ दिखाई दे रहा था। बैकग्राउंड को देखकर लग रहा था कि कार किसी हाई एंड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद मैंने आखिरकार अपना मेन अकाउंट खोला। यही वो अकाउंट था जहां मुझे एक्सटेक कंपनी के सीनियर सिस्टम आर्किटेक्ट के तौर पर वेरीफाई किया गया था। मेरे कुछ हजार फॉलोअर्स थे, जिनमें ज्यादातर इंडस्ट्री के लोग थे। मैंने वेबकैम ऑन किया और उसका एंगल थोड़ा एडजस्ट किया, ताकि बैकग्राउंड में बुक शेल्फ पर रखी मोटी प्रोफेशनल बुक्स और दीवार पर लगा मेरा इंडस्ट्री पेटेंट सर्टिफिकेट साफ दिखाई दे। सर्टिफिकेट के फ्रेम से रोशनी टकरा रही थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्क्रीन का एक कोना हल्का सा दिखाई दे रहा था। उस स्क्रीन पर घना और जटिल कोडिंग इंटरफेस खुला हुआ था। मैंने रिकॉर्ड बटन दबा दिया। कैमरा के सामने बैठा आदमी थोड़ा थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, चेहरे पर हल्की अनशेवन स्टबल थी और उसने थोड़ा फीका पड़ चुका ग्रे निट स्वेटर पहन रखा था। वो कैमरा की तरफ देखने लगा। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी और उसका एडम्स एप्पल हल्का सा ऊपर नीचे हुआ, जैसे बोलना भी उसके लिए बेहद मुश्किल काम हो। मैं थैडियस हूँ। मेरी आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन फिर भी स्थिर थी। आज कोर्ट का जजमेंट आ गया है। मैं यहाँ अपनी पत्नी मिस सेराफीना से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुका। मेरी नजर सीधे लेंस में थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके पार किसी और चीज को देख रहा हूं। मुझे मुझे सिर्फ इसलिए उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने लगातार 3 महीने ओवरटाइम करके मेरी कमाई से मिले प्रोजेक्ट बोनस का इस्तेमाल उस लिमिटेड एडिशन बैग को खरीदने में किया। मेरी आवाज बेहद ईमानदार थी, जिसमें पछतावे की हल्की झलक भी थी। अगर उसे वो पसंद है, तो ये उसका मामला है। मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था। मुझे उस समय भी मन में बुरा नहीं मानना चाहिए था, जब उसने मुझसे अपना स्टडी रूम छोड़कर छोटे बेडरूम में जाने को कहा, ताकि वो अपने पसंदीदा असिस्टेंट को। मैं एक पल के लिए रुका। ओह नहीं, मेरा मतलब उस युवा और होनहार कॉलीग से है, जिसे ओवरटाइम में सुविधा के लिए ज्यादा बड़े गेस्ट रूम में रहने की जरूरत थी। वो ये सब काम के लिए कर रही थी। मुझे इतना गलत नहीं समझना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे पता चला कि वो कोलीग हमारी साधारण मैरिड लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट लाने के लिए साथ बैठकर होटल रूम सर्विस गाइड्स और ज्वेलरी अप्रेजल मैनुअल्स पढ़ रहे थे, तब मुझे जरूरत से ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था और ऐसी बेवकूफ ही भरी हरकतें नहीं करनी चाहिए थीं, जिनसे उसकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा। मैंने हर शब्द बहुत धीरे बोला। ऐसा लग रहा था जैसे बोलने से पहले मैंने हर एक सेंटेंस को अच्छी तरह सोच समझकर चुना हो। मैं यहाँ गंभीरता से वादा करता हूँ कि अपनी गलतियों पर गहराई से विचार करूंगा। कल, परसों और उसके बाद लगातार 10वें दिन तक मैं समय पर यहीं आकर उससे माफी मांगूंगा और अपने पछतावे को रिकॉर्ड करूंगा। उम्मीद है मिस सेराफीना मेरी सच्चाई को महसूस कर पाएगी। और आप सभी का ध्यान देने के लिए धन्यवाद। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं था, बस 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा। मैंने उसे एक बार चेक किया। कोई एडिटिंग नहीं थी, पूरा वीडियो एक ही टेक में था।
पूरे समय मेरा चेहरा गंभीर रहा, बल्कि थोड़ा बेचारगी भरा भी लग रहा था। इसके बाद मैंने कैप्शन को एडिट किया और कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक एक शब्द टाइप करते हुए लिखा, मेरी पत्नी मिस सेराफिना से सार्वजनिक रूप से माफी। पहला दिन। मुझे तुम्हारी इस चाहत को समझने में इतना अंधा नहीं होना चाहिए था कि तुम शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा अनुभव चाहती थी। मुझे हमारे परिवार को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारी मेहनत की कद्र करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। एट सेराफिना अनब्रोकन। मैंने ध्यान से दोबारा चेक किया कि टैग्ड अकाउंट सही था। फिर मैंने हैशटैग भी देख लिया। मेरी जरूरत से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी से माफी का पहला दिन। इसके बाद मेरी उंगली सेंड बटन के ऊपर रुक गई। मैंने एक गहरी सांस ली और उंगली नीचे कर दी। स्क्रीन पर एक घूमता हुआ सर्कल दिखाई दिया और उसके बाद संदेश आया, सेंड सक्सेसफुली। मैंने पेज बंद किया और लैपटॉप भी बंद कर दिया। स्टडी फिर से अंधेरे में डूब गई। सिर्फ डेस्क लैंप की रोशनी मेज के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रही थी। खिड़की के बाहर शहर की लाइट्स एक एक करके जल रही थीं। दूर से ट्रैफिक की धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने ड्रॉअर से एक दूसरा स्पेयर फोन निकाला, उसे चालू किया और सबसे बड़े शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर चला गया। मैंने ट्रेंडिंग लिस्ट को रिफ्रेश किया। चार्ट अभी भी हमेशा की तरह सिंगिंग, डांसिंग, सेलिब्रिटी गॉसिप और सोशल न्यूज से भरा हुआ था। मैं उठकर किचन में गया, फ्रिज से ठंडे पानी की एक बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और कुछ घूंट जल्दी जल्दी पी गया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। वो गले से नीचे उतरते ही मेरे शरीर को थोड़ा और जागा हुआ महसूस कराने लगा। स्टडी में वापस आकर मैंने स्पेयर फोन दोबारा खोला और एक बार फिर उसे रिफ्रेश किया। अभी कुछ सेकंड पहले ट्रेंडिंग लिस्ट के तीसरे नंबर पर एंटरटेनमेंट न्यूज की एक खबर थी, लेकिन अब वो चुपचाप एक नए फ्रेज से बदल चुकी थी। उस फ्रेज के पीछे एक चमकता हुआ लाल ट्रेंडिंग टैग लगा था। फ्रेज बिल्कुल वही था, मेरी जरूरत से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी से माफी का पहला दिन। मैंने उस टैग पर क्लिक किया। सबसे ऊपर वही वीडियो था जिसे मैंने अभी अभी अपलोड किया था। उसके व्यूज इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उन्हें अपनी आंख के सामने बढ़ते हुए देखा जा सकता था। कमेंट सेक्शन तो जैसे पागल होकर ऊपर चढ़ रहा था। टॉप कमेंट पहले ही हजारों लाइक्स पार कर चुका था। वो ईगल आइड क्लास रैप नाम के यूजर का था। रुको, पहले मुझे ये समझ लेने दो। बोनस में एक बैग खरीदा गया, असिस्टेंट गेस्ट रूम में रहता है और होटल सर्विस गाइड्स पढ़ रहा है। इस अपॉलॉजी के अंदर तो बहुत सारा हिडन लोर छिपा हुआ है दोस्तों। उसके नीचे हजारों रिप्लाईज की परतें जमा हो चुकी थीं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने स्क्रीन बंद कर दी और फोन को मेज पर रख दिया। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। थोड़े खुले हुए कर्टेन्स के बीच से सामने वाली बिल्डिंग की कुछ कुछ विंडोज दिखाई दे रही थी। पता नहीं किस घर में लोग टीवी देख रहे थे जिसकी रोशनी और परछाइयां शीशे पर लगातार हिल रही थी। मैं अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा। डेस्क पर रखा पुराना लैंप भी थोड़ा टूटा हुआ था। उसके शेड के किनारे का एक छोटा हिस्सा गायब था। वो उसी समय टूटा था जब सेराफिना ने गुस्से में आकर चीजें तोड़नी शुरू कर दी थी। उस टूटे हुए हिस्से से रोशनी बाहर निकल रही थी और दीवार पर एक धुंधला टेढ़ा मेढ़ा रोशनी का निशान बना रही थी। नीचे गराज में मेरी 7-8 साल पुरानी डोमेस्टिक एसयूवी चुपचाप खड़ी थी। उसके बगल में कभी सेराफिना की पोर्श खड़ी रहती थी, अब उसकी जगह खाली थी, जबकि मेरी गाड़ी धूल से भरी हुई बेहद बेजान लग रही थी। सुबह मेरे फोन के विब्रेट होने से मेरी नींद खुली। एक के बाद एक मैसेजेस की नोटिफिकेशंस इतनी तेजी से आ रही थीं जैसे बाहर कोई तूफान चल रहा हो। मैंने फोन उठाकर देखा। स्क्रीन अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स की नोटिफिकेशन से पूरी तरह भर चुकी थी। लाइक्स, कमेंट्स, रीट्वीट्स, टैग्स और प्राइवेट मैसेजेस लगातार आ रहे थे। लाल अनरेड नंबर लगातार बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। मैं हेडबोर्ड से टिक कर बैठा था और आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए उस वीडियो के कमेंट स्क्रॉल कर रहा था। पिछली रात वाला वीडियो अब तक 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका था। कमेंट सेक्शन तो पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। टॉप कमेंट्स हर थोड़ी देर में बदल रहे थे। सबसे पहले ईगल आइड क्लास रैप के कमेंट के नीचे इतना लंबा थ्रेड बन चुका था कि उसका अंत ही नजर नहीं आ रहा था। किसी ने वीडियो के हर फ्रेम के स्क्रीनशॉट्स लेकर उनका एनालिसिस तक शुरू कर दिया था। बैकग्राउंड में तीसरी शेल्फ के बाईं तरफ जो किताब रखी है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, उसका ये एडिशन अब आउट ऑफ प्रिंट है। ये भाई सच में टेक का आदमी है। मैंने दीवार पर लगे पेटेंट सर्टिफिकेट का नंबर चेक किया, असली है और इसकी वैल्यू भी कोई मजाक नहीं है। उसका नेट स्वेटर देखो, स्लीव्स पर इतनी ज्यादा रुई निकल आई है। हाय, कुछ लोगों ने तो मजाक बनाना भी शुरू कर दिया था। होटल सर्विस गाइड्स पढ़ रहे हो, सिस्टर इन लॉ के रिसर्च फील्ड्स तो काफी ब्रॉड है। 5 स्टार लग्जरी से लेकर कपल्स थीम रूम्स तक, लगता है उन्हें काफी गहरी जानकारी है। शादी में थोड़ा स्पाइस डालना जरूरी है। इस वोकैबुलरी का इस्तेमाल देखकर लगता है अगर आपकी लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है तो आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। चलो मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। मेरी वाइफ ने मेरे पैसे से एक शुगर बेबी रखा है और माफी मुझे ही मांगनी पड़ रही है। इसके बाद और भी लोग अपडेट मांगने लगे, तो दूसरे दिन ये किस बात के लिए माफी मांगेगा? अपडेट का इंतजार है। मजबूत रहो ओपी।
हमें बस इस तरह की दिल से मांगी गई माफी देखना पसंद है। सेराफीना अनब्रोकन, बाहर आओ और थोड़ा घूम लो। माफी स्वीकार करते समय थोड़ी सिंसेरिटी तो दिखानी पड़ेगी, है ना? मैं नीचे स्क्रॉल करता रहा और तभी मुझे कुछ जाने पहचाने नेम्स दिखाई दिए। इंडस्ट्री के कुछ पुराने कॉलीग्स और जान पहचान वाले लोग थे। उन्होंने पब्लिक कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन मुझे प्राइवेट मैसेजेस भेजे थे। उनके मैसेजेस लगभग एक जैसे थे। ओल्ड थेड्यूस, मामला क्या है? मैंने वीडियो देखा। तुम ठीक हो? मैंने एक एक करके सबको रिप्लाई किया। मैं ठीक हूँ, बस कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन कर रहा हूँ, थैंक्स। रिप्लाई करने के बाद मैंने उस अकाउंट से लॉग आउट कर लिया। ऐसा लगा जैसे किसी शोर भरे भीड़ वाले बाजार से बाहर निकल आया हूँ। दुनिया अचानक शांत हो गई। मैं बिस्तर से उठा, दांत साफ किए और चेहरा धोया। मिरर में खड़े आदमी के चेहरे पर बेतरतीब दाढ़ी थी। आंखों की लाल नसें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन उसकी नजर शांत थी। मैंने मुट्ठी भर ठंडा पानी चेहरे पर मारा। उसकी ठंडक ने दिमाग को और साफ कर दिया। किचन में रखा फ्रिज लगभग खाली पड़ा था। उसमें बस आधा कार्टन मिल्क बचा था जो एक्सपायर हो चुका था। मैंने उसे बाहर निकाला, सूंघ कर देखा और फिर फेंक दिया। इसके बाद कैबिनेट्स खंगालने पर आखिरकार आखिरी पैक ड्राई नूडल्स मिला। मैंने उसे उबाल लिया, सिर्फ पानी और नूडल्स, ऊपर से थोड़ा सोया सॉस डाल दिया। बोल हाथ में लेकर मैं खाली डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाने लगा। उस जरूरत से ज्यादा शांत घर में नूडल्स खाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से धूप तिरछी होकर अंदर आ रही थी। उस रोशनी की लकीर में धूल के छोटे छोटे कण हवा में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ये घर उसी ने चुना था। सिटी सेंटर में बना एक बहुत बड़ा फ्लैट। व्यू शानदार था, लेकिन मेंटेनेंस फीस भी उतनी ही महंगी थी। जब हमने इसे पहली बार खरीदा था तब मैंने शिकायत की थी कि फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसने कहा था सिर्फ यही घर मेरे स्टेटस के लायक है। अब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो समझ आता है कि उसका मतलब हमारे घर से नहीं था। उसका मतलब सिर्फ उसके अपने स्टेटस से था। नूडल्स खत्म करने और बोल धोने के बाद मैं वापस स्टडी में चला गया। कंप्यूटर ऑन करने से पहले मैंने उस हार्ड शेल नोटबुक से एक खाली पेज फाड़ा। पेन उठाया, कुछ देर सोचा और फिर आज की अपॉलजी के मुख्य पॉइंट्स लिखने लगा। ये जज को दिखाने के लिए नहीं था, न ही नेटिजन्स को दिखाने के लिए। ये सिर्फ मेरे लिए था। लॉजिक बिल्कुल साफ होना चाहिए था, डायरेक्शन तय होनी चाहिए थी और हर चीज पूरी तरह लीगल और कंप्लायंट होनी चाहिए थी। मुझे किसी को भी अपनी बात में कोई कमजोर जगह पकड़ने का मौका नहीं देना था। मैं लिखता गया, कुछ बातें काटता गया और फिर उनमें कुछ जरूरी करेक्शंस करता गया। आखिरकार मैंने 3 पॉइंट्स तय कर लिए। इसके बाद मैंने वेबकैम ऑन किया। जगह अभी भी बिल्कुल वही थी जहां कल थी। बैकग्राउंड में भी कोई बदलाव नहीं किया था। मैंने कपड़े जरूर बदले थे, लेकिन वो भी एक पुरानी फीकी पड़ चुकी डार्क ब्लू ड्रेस शर्ट थी। कॉलर थोड़ा ढीला था। मैंने शेव भी नहीं किया था। यहाँ तक कि मैंने जानबूझकर अपने बालों को थोड़ा अस्त व्यस्त कर लिया था। फिजिकल स्टेट में कंटिन्यूटी बनाए रखना जरूरी था। ऐसा नहीं हो सकता था कि कल मैं थका हुआ और बेहाल दिखूं और आज अचानक पूरी तरह तरोताजा नजर आने लगूं। मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया। डे 2। मैंने लेंस की तरफ देखा। चेहरा ऐसा रखा जैसे ठीक से सोया ना हूं या शायद पूरी रात रोता रहा हूं। सेराफीना, मुझे माफ कर दो। कल की तुलना में इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा पॉज लिया। मेरी आंखों में थोड़ी खालीपन जैसी झलक थी, जैसे मैं पुरानी यादों में खो गया हूं या अपने शब्दों को सही तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुमने कहा था कि कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा टाइट है, परिवार को खर्च कम करने की जरूरत है और मुझसे स्मोकिंग छोड़ने और गैस का खर्च बचाने के लिए कम ड्राइव करने को कहा था, तब मुझे मन में बुरा नहीं मानना चाहिए था। मैंने बहुत हल्की और कड़वी मुस्कान दी, फिर तुरंत अपना चेहरा वापस उसी भारी और परेशान भाव में ले आया। खासकर तब तो बिल्कुल नहीं, जब तुमने ये कहकर अपनी मर्सिडीज बेच दी कि बिजनेस में कैश की जरूरत है, और उसके तुरंत बाद अपने असिस्टेंट, उस यंग कॉलीग को परफॉर्मेंस रिवॉर्ड के तौर पर एक पोर्च खरीद कर दे दी, वो भी पूरी पेमेंट कैश में। मुझे अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए था और तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर छोड़ी। मेरे कंधे थोड़े झुक गए। वो तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा पैसा है, तुम उसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो। मुझे सवाल करने का कोई हक नहीं है। और कार उसके नाम पर रजिस्टर करवाना भी रीजनेबल टैक्स अवॉइडेंस के लिए था, ताकि कंपनी को फायदा हो। मुझे अपनी छोटी सोच से तुम्हारी इंटेंशंस पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम जो भी करती हो इस परिवार के लिए करती हो। मैं समझता हूँ, मुझे माफ कर दो। इसलिए मैं आगे भी खुद को सुधारने के बारे में सोचता रहूंगा। वीडियो पहले की तरह छोटा ही था। मैंने उसे एक बार देखा। जब मैंने पोर्श और उसके नाम पर रजिस्टर करने वाली बात कही थी, तब मेरे चेहरे पर खास तौर पर दर्द और उलझन दिखाई दे रही थी। मेरी आवाज में खुद को समझाने की कोशिश साफ महसूस हो रही थी, लेकिन अंदर से मैं उस बात को सच में समझ नहीं पा रहा था। परफेक्ट। मैंने कैप्शन एडिट किया, अपॉलजी डे 2। कार वाली बात पर गलती मेरी थी। मैं बहुत छोटी सोच रख रहा था। मैं तुम्हारी बिजनेस प्लानिंग और तुम्हारी अच्छी इंटेंशंस को समझ नहीं पाया। एट सेराफीना, डे 2 ऑफ अपोलोजाइजिंग टू माई ओवरली अफेक्शनेट वाइफ। इस बार मैंने पेज तुरंत बंद नहीं किया। मैंने पेज रिफ्रेश किया और उस छोटे से स्पिनिंग सर्कल के गायब होने का इंतजार किया।
नई पोस्ट सामने आ गई। लगभग उसी पल लाइक्स और कमेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। मैंने उन्हें ध्यान से नहीं देखा, इसके बजाय मैं ट्रेंडिंग इंटरफेस पर चला गया। डे 2 ऑफ अपोलोजाइजिंग टू माई ओवरली अफेक्शनेट वाइफ वाला हैशटैग रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो ऑफ द चार्ट्स से सीधा टॉप 20 में पहुंच गया और उसकी रैंकिंग अभी भी लगातार ऊपर जा रही थी। रिलेटेड ट्रेंडिंग सर्चेज में एक नया टॉपिक दिखाई दिया, पोस्ट परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। उसके साथ एक नया टैग भी जुड़ चुका था। मैंने कंप्यूटर बंद किया और डेस्क की लॉक्ड बॉटम ड्रॉयर से एक बहुत पुराना टैबलेट निकाला। उसे बूट किया, लॉगलेस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट किया और फिर क्लाउड ड्राइव में लॉगिन किया। अंदर बहुत सारी चीजें बेहद व्यवस्थित तरीके से अलग अलग फोल्डर्स में रखी थी। इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और ऑडियो फाइल्स। हर चीज पर डेट टैग्स बिल्कुल साफ थे। मैंने वी फाइनेंशियल फ्लोज नाम का फोल्डर खोला। अंदर स्कैन्ड कॉपीज थी, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स, कंपनी लेजर स्प्रेडशीट्स की पार्शियल फोटोज और कुछ धुंधले लेकिन पढ़े जा सकने वाले सिग्नेचर पेजेस। ये ओरिजिनल्स नहीं थे। पिछले 3 सालों में जब भी सेराफीना का ध्यान नहीं होता था, मैंने अपने फोन से जल्दी जल्दी इन्हें स्कैन या फोटोग्राफ करके रखा था। सेराफीना को हमेशा लगता था कि मुझे बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं है और वो मेरे खिलाफ सावधानी बरतने की जरूरत भी नहीं समझती थी। स्टेटमेंट्स में दिख रहा था कि समय समय पर उसकी कंपनी के एक पेटी कैश अकाउंट से बड़ी रकम पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। उस अकाउंट का नाम न तो सेराफीना का था, न ही उस छोटे असिस्टेंट का। वो एक अनजान नाम था, लेकिन ट्रांसफर मेमो में लिखा था जैक्स XX बिजनेस कमीशन और स्पेशल बोनस। जैक 6 उस छोटे असिस्टेंट का सरनेम था। स्प्रेडशीट की फोटोज में एक व्हीकल परचेज रिक्विजिशन फॉर्म भी था। एप्लीकेशन का रीजन लिखा था एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव। व्हीकल मॉडल पोर्श, यूजर सिग्नेचर उस असिस्टेंट का नाम, अप्रूविंग सिग्नेचर सेराफीना की और डेट ठीक 1 हफ्ते पहले की। उसी दिन से 1 हफ्ते पहले जब सेराफीना ने मुझसे कहा था कि कंपनी के फंड्स टाइट हैं और उसे अपनी कार बेचनी पड़ रही है। इन चीजों को अलग अलग देखा जाए तो शायद हर एक के लिए कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता था, लेकिन जब इन्हें मेरी अपॉलॉजी वीडियो के कंटेंट के साथ जोड़कर देखा जाए तो पूरी कहानी का रंग ही बदल जाता था। इंटरनेट पर कैपेबल लोगों की कोई कमी नहीं थी। मैं पहले ही कमेंट्स में कुछ लोगों को कॉर्पोरेट एम्बेजलमेंट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए देख चुका था, लेकिन अभी आग को धीरे धीरे ही भड़काना था। लकड़ियां एक एक करके ही आग में डालनी थी। मैंने टैबलेट वापस रख दिया और ड्रॉअर को फिर से लॉक कर दिया। तभी मेरा फोन बज उठा। इस बार कोई मैसेज नोटिफिकेशन नहीं था, बल्कि कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर एक नाम दिखाई दिया, सेराफीना नहीं बल्कि उसकी माँ, मेरी फॉर्मर मदर इन लॉ। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। करीब 7-8 बार रिंग होने के बाद मैंने धीरे से फोन उठाया और कॉल रिसीव की। हेलो मॉम। मैंने अब भी वही पुराना संबोधन इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ से उसकी आवाज घबराई हुई और गुस्से से भरी थी। बैकग्राउंड में काफी शोर था, जैसे वो बाहर हो। थैडियस, तुम आखिर क्या तमाशा कर रहे हो? तुमने ये सब क्या पोस्ट कर दिया है? क्या तुम्हारी पहले ही काफी बदनामी नहीं हो चुकी? सेराफीना का फोन तो लगातार बज रहा है। उसकी कंपनी के शेयर होल्डर सवाल पूछने पहुंच रहे हैं। तुम अभी के अभी उन्हें डिलीट करो, तुरंत, इसी वक्त। मैं खिड़की के पास चला गया और नीचे गार्डन में लोगों को अपने डॉग्स घुमाते हुए देखने लगा। कोर्ट ने मुझे 10 दिनों तक अपॉलॉजी करने का आदेश दिया है। मुझे वही करना है। वो तुरंत भड़क उठी। इसे तुम अपॉलॉजी कहते हो? ये तो पैसिव एग्रेसिव तरीके से उसे ट्रोल करना है। ये स्लैंडर है, थैडियस। मुझे लगता था तुम एक ईमानदार लड़के हो। तुम ऐसे कैसे बदल गए? हाँ, सेराफीना ने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन क्या तुम दोनों घर के अंदर बैठकर बात करके इसे खत्म नहीं कर सकते थे? क्या जरूरी था कि तुम इसे इंटरनेट पर डालो और पूरी दुनिया को तमाशा दिखाओ? अब वो लोगों के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? क्या वो अपनी कंपनी चलाए या नहीं? मॉम, मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। जब उसने मुझ पर मुकदमा किया था, तब उसने ये नहीं सोचा कि मैं लोगों के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। जब जज ने मुझे अपॉलॉजी करने की सजा सुनाई, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे बंद दरवाजों के पीछे अपॉलॉजी करनी है। मैं बस कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक काम कर रहा हूँ। इसमें कोई समस्या है? दूसरी तरफ से उसकी आवाज रुक गई। कुछ पल तक सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती रही। और एक बात, मैंने सपाट आवाज में कहा, कल कोर्ट के बाहर उसने मुझसे कहा था कि ये सब सिर्फ मजाक के लिए था। उसने कहा था कि जब उसका मन भर जाएगा तब वो वापस आ जाएगी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे समझना चाहिए। क्या तुमने पहले भी यही बात सुनी है? दूसरी तरफ खामोशी छा गई, बहुत लंबी खामोशी। सिर्फ फोन से आती हल्की स्टैटिक की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद उसकी आवाज धीमी हुई। उसमें थकान और शर्मिंदगी साफ महसूस हो रही थी। वही सेराफीना है। वो हमेशा से अपनी मर्जी की करती आई है। हमने ही उसे इतना बिगाड़ा है। लेकिन तुम दोनों आखिर हस्बैंड और वाइफ हो। ऐसी कौन सी बात है जिसे ठीक से बात करके सुलझाया नहीं जा सकता? क्या तुम्हें सच में उसे पूरी तरह बर्बाद करना है? मैंने कभी किसी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं की। मैंने खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे करने का आदेश दिया गया है। अपॉलॉजी, पब्लिकली और सिंसियरली। फिर से खामोशी छा गई।
शायद अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। क्या तुम इस फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करने पर ही तुले हुए हो? ये फैमिली, मैं कुछ पल के लिए रुक गया। ये बहुत पहले ही टूट चुकी है। जिस दिन उसने किसी और को ज्वेलरी चुनने के लिए साथ ले गई थी और किसी और के ओवरटाइम करने के लिए हमारे गेस्ट रूम को बचाकर रखा था, उसी दिन ये फैमिली टूट गई थी। मॉम, मुझे कुछ काम है, अब फोन रखता हूँ। उसके दोबारा बोलने का इंतजार किए बिना मैंने कॉल काट दी। फोन फिर शांत हो गया। खिड़की के बाहर एक स्पैरो एसी यूनिट पर आकर बैठा। उसने 2 बार छलांग लगाई और फिर उड़ गया। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वापस स्टडी में गया और उस स्पेयर फोन को दोबारा खोला। मेरा नया ट्रेंडिंग हैशटैग पहले ही टॉप 10 में पहुंच चुका था। मैंने उसे ओपन किया और जैसा सोचा था, कुछ उत्साही नेटिजन्स पहले ही पोर्शे डीलरशिप के विजिटर रिकॉर्ड्स और लॉग्स खंगाल चुके थे। उनकी ऑथेंटिसिटी अभी कंफर्म नहीं थी। साथ ही कुछ तथाकथित कंपनी इनसाइडर्स के लीक्स भी सामने आ गए थे। सच क्या था और झूठ क्या, कहना मुश्किल था। उन लीक्स में दावा किया जा रहा था कि वो कार खुद बॉस सेराफिना ने लिटिल जैक्स के लिए स्पेशली अप्रूव की थी। यहाँ तक कि इनवॉइसेस किस तरह बनाए गए थे, इसकी डिटेल्स भी सामने आने लगी थी। पब्लिक ओपिनियन अब एक स्नोबॉल की तरह लगातार बड़ा होता जा रहा था। शुरुआत में मामला सिर्फ मर्दों और औरतों के उलझे हुए रिश्तों तक सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे ये फाइनेंशियल क्राइम्स की दिशा में बढ़ने लगा था। और यही तो मैं चाहता था। सेराफिना की कंपनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन लोकल मार्केट में हाई एंड होम फर्निशिंग्स की एजेंट के तौर पर उसकी अच्छी रेप्यूटेशन थी। ऐसी कंपनी को सबसे ज्यादा डर अपने बॉस की निजी छवि खराब होने से लगता था, खासकर जब मामला कंपनी एसेट से जुड़ा हो। शेयर होल्डर्स और क्लाइंट्स के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती। मैं कल्पना कर सकता था कि इस वक्त उसका दिमाग कितनी बुरी तरह उलझा हुआ होगा। उसे एक तरफ परेशान शेयर होल्डर्स के सवालों का जवाब देना था, दूसरी तरफ क्लाइंट्स को शांत करना था, मीडिया के सवालों को संभालना था और साथ ही उस डरे हुए शुगर बेबी को भी मनाना था। और ये तो अभी सिर्फ दूसरा दिन था। मैंने अपनी हार्ड शेल नोटबुक उठाई और एक नया पन्ना खोला। डे 2 के नीचे मैंने एक बॉक्स में टिक लगाया, फिर उसके पीछे कुछ लाइनें लिखीं। जबरदस्त प्रतिक्रिया। मदर इन लॉ ने दबाव बनाया। पब्लिक ओपिनियन अब फाइनेंशियल इश्यूज की तरफ मुड़ रही है। शेयर होल्डर्स की गतिविधियों पर नजर रखनी है। नोटबुक बंद करते ही मुझे अचानक थोड़ी भूख महसूस हुई। सुबह की वो एक कटोरी प्लेन वाटर नूडल्स पेट भरने के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। मैंने जूते बदले, चाबियां और फोन उठाया और नीचे चला गया। एसयूवी लेकर नहीं गया, बस पैदल निकल पड़ा। नेबरहुड से बाहर एक पुरानी सड़क थी, जहां कई छोटी छोटी खाने की दुकानें खुली हुई थीं। मुझे एक ऐसी ही नूडल शॉप दिखी जहां मैं पहले अक्सर आया करता था। दुकान चलाने वाले एक बुजुर्ग पति पत्नी थे। अरे लिटिल थैड, काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए। दुकान की मालकिन ने मुझे पहचान लिया और मेज साफ करते हुए बोली, हमेशा वाला बीफ नूडल्स, एक्स्ट्रा ग्रीन अनियंस और सिलांट्रो मत डालना। आपको तकलीफ देने के लिए माफ कीजिए। मैं बैठ गया। दुकान छोटी थी, मेज कुर्सियां पुरानी थी लेकिन साफ थीं। बर्तन में पक रहे बीफ की खुशबू बाहर तक आ रही थी, जिसमें ग्रीन अनियंस की महक भी मिली हुई थी। पूरा माहौल काफी घरेलू लग रहा था। नूडल्स आने का इंतजार करते हुए मैं कैजुअली अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक अनजान आईडी से एक और प्राइवेट मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, मिस्टर थैडियस, ये वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग है। आपकी पत्नी की कंपनी के टैक्स इश्यूज को लेकर शायद मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है। मैंने उस मैसेज को कुछ सेकंड तक देखा। न मैंने रिप्लाई किया, न ही उसकी प्रोफाइल खोलकर देखने की कोशिश की। तभी नूडल्स आ गए। उनसे गर्म भाप उठ रही थी। बीफ के टुकड़े मोटे कटे हुए थे और ब्रॉथ काफी गाढ़ा था। मैंने चॉपस्टिक्स अलग किए, नूडल्स को अच्छी तरह मिलाया और बड़े बड़े निवाले लेने लगा। स्वाद बिल्कुल पहले जैसा था, जरा भी नहीं बदला था। दुकान में टीवी चल रहा था। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी और उस पर दोपहर की न्यूज चल रही थी। दुकान की मालकिन काउंटर के पीछे बैठकर अपना फोन देख रही थी। अरे बाप रे, उसने अपने बूढ़े पति से कहा, ओल्ड मैन, देखो तो न्यूज में क्या कह रहे हैं। क्या ये हमारे बगल वाले नेबरहुड की बात नहीं है? वही बहुत महंगा वाला कॉम्प्लेक्स। कह रहे हैं कि एक फीमेल बॉस के कई मर्दों के साथ चक्कर सामने आए हैं और उसने कंपनी के पैसे से अपने उस बॉय टॉय के लिए कार तक खरीदी है। उसका पति तुरंत आगे झुककर देखने लगा। कहा, मुझे भी देखने दो। आजकल के लोग भी ना। मैंने अपना सिर नीचे ही रखा और नूडल्स खाता रहा। आखिर में ब्रॉथ का आखिरी घूंट पिया। मेरे माथे पर हल्का पसीना आ गया था। मैंने बिल चुकाया, दुकान की मालकिन को धन्यवाद दिया और नूडल शॉप से बाहर निकल गया। धूप बिल्कुल सही थी। पुरानी सड़क के दोनों तरफ पुराने पेड़ खड़े थे। धूप से उनके पत्ते हल्के सफेद दिखाई दे रहे थे। सिकेडाज लगातार आवाज कर रहे थे। मैं धीरे धीरे वापस चलने लगा। तभी मेरी जेब में रखा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार एक टेक्स्ट मैसेज था, किसी अननोन नंबर से। मैसेज छोटा था, मिस्टर थैडियस, मैं आर्चिबाल्ड हूँ, सेराफिना की कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर।
क्या आपके पास बात करने का समय है? मैं चलते चलते रुक गया। एक पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर मैंने उस मैसेज को देखा। सिकेडास की आवाज लगातार और तेज होती जा रही थी। मैंने सिर्फ 3 शब्दों में रिप्लाई किया, समय, जगह। फिर मैंने फोन वापस अपनी जेब में रखा और आगे चल पड़ा। जब मैं वापस आया था, उसकी तुलना में अब मेरे कदम शायद जरा से हल्के लग रहे थे। सड़क किनारे एक किराने की दुकान के बाहर एक पीला कुत्ता जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। मुझे वहां से गुजरते देखकर उसने आलस से अपनी एक आंख खोली। आर्चिबाल्ड ने जिस जगह को चुना था, वो पुराने शहर के इलाके में मौजूद एक काफी सुनसान टी हाउस था। दुकान का आकार बड़ा नहीं था। लकड़ी का साइन बोर्ड समय के साथ सफेद पड़ चुका था। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, द रस्टी केटल। मैंने लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला तो पुरानी लकड़ी और कई सालों से रखी चाय की पत्तियों की मिलीजुली खुशबू सीधे मेरे चेहरे से टकराई। अंदर की रोशनी थोड़ी धुंधली थी। वहां कुछ चौकोर मेजें रखी थीं और ग्राहक भी ज्यादा नहीं थे। जगह इतनी शांत थी कि पीछे के कमरे में उबलते पानी की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। नीले कपड़े की जैकेट पहने एक वेटर मुझे ऊपर ले गया। मेरे कदम पड़ते ही लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं। सबसे आखिर में एक छोटा सा प्राइवेट रूम था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। आवाज थोड़ी खुरदरी थी, जिसमें धूम्रपान करने वालों जैसी हल्की खरखराहट थी। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। सामने 50 की उम्र का एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा चौकोर था। कनपटियों के बाल हल्के सफेद हो चुके थे और उसने थोड़ी पुरानी पोलो शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी बैंगनी मिट्टी की टी पॉट थी, जिससे वो धीरे धीरे सीधे टोंटी से चाय पी रहा था। मेज पर सूखे फलों की कुछ छोटी प्लेटें रखी थीं। पास ही एक छोटा इंसेंस बर्नर रखा था, जिससे निकलने वाली चंदन की हल्की खुशबू चाय की महक में मिल रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी तेज थीं जैसे वो सामने वाले इंसान को अंदर तक परख सकती हो। थेडियस बॉस आर्चिबाल्ड। मैंने सिर हिलाया और उसके सामने बैठ गया। कुर्सी हार्डवुड की थी। उसमें कोई कुशन नहीं था, इसलिए बैठते ही काफी असहज महसूस हुआ। वो तुरंत बोलने की जल्दी में नहीं था। उसने मेरे लिए एक कप चाय डाली। चाय का रंग काफी गहरा था और फिर उसे मेरी तरफ सरका दिया। पुरानी चाय है, कई साल पुरानी। मैंने कप उठाकर एक घूंट लिया। मुझे चाय की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए उसका स्वाद बस कड़वा लगा, लेकिन निगलने के बाद गले में हल्की मिठास रह गई। तुम्हारे वो वीडियोस मैंने देखे हैं। आर्चिबाल्ड ने छोटी टी पॉट नीचे रखी और कुर्सी से पीठ टिकाते हुए बैठ गया। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के हल्के थपथपा रही थीं। पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके आगे बोलने का इंतजार करता रहा। काफी दिलचस्प है। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान थोड़ी सूखी थी, जिसमें उसकी आंखों की कोई गर्माहट नहीं थी। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक माफी है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो आग सीधे कंपनी के हिसाब किताब तक पहुंच रही है। जवान आदमी, तुम्हारे तरीके काफी पक्के हैं। तुम ऐसे नहीं लगते जैसे तुम्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही समझ हो। अदालत का आदेश था। मुझे जो करने के लिए कहा गया, मैंने बस वही किया। मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ, वही किया जो तुमसे कहा गया। उसने सिर हिलाया, और काफी अच्छी तरह किया। उसने आगे कहा, अभी बाहर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। हर कोई कह रहा है कि सेराफीना ने कंपनी के पैसे गबन करके अपने लिए एक जवान प्रेमी रखा था। कुछ पुराने क्लाइंट्स ने भी बीच बीच में फोन करके जानकारी निकालने की कोशिश की है। 2 छोटे शेयर होल्डर्स भी अब अपनी जगह पर बेचैनी से हिलने लगे हैं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें किसी तराजू की तरह थीं, जैसे वो मेरी कीमत तौल रहा हो। मैं चाहता था कि सेराफीना इस इंडस्ट्री में आए। उसमें एबिलिटी थी, मेहनत करने का जुनून भी था। बस पिछले कुछ सालों में उसका आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वो किसी और की कहानी सुनाने की तरह धीरे धीरे बोल रहा था। कंपनी को यहाँ तक खड़ा करना आसान नहीं था। हम जैसे पुराने लोगों और हमारे नीचे काम करने वाले दर्जनों कर्मचारियों के लिए यही रोजी रोटी का सहारा है। हम उसे कंपनी के साथ मनमानी करके उसे बर्बाद करने नहीं दे सकते। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरी उंगलियां चाय के कप की खुरदरी सतह पर घूम रही थीं। आपके हाथ में? वो थोड़ा आगे झुका और अपनी आवाज धीमी कर ली। वीडियो में लगाए गए उन इशारों के अलावा क्या आपके पास कुछ और ठोस सबूत हैं, जैसे लेजर में ऐसी एंट्रीज जिनका साफ साफ कोई हिसाब न दिया जा सके, उस लड़के को किए गए ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, या फिर कुछ और? प्राइवेट रूम में पूरी तरह शांति थी। बस नीचे से उबलते पानी की हल्की आवाज आ रही थी। चंदन की खुशबू भी थोड़ी घुटन भरी लग रही थी। बॉस आर्चिबाल्ड, मैंने मुंह खोला और सपाट आवाज में कहा, मैं तो सिर्फ वही पति हूं जिसे कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुझसे माफी मांगने को कहा तो मैंने माफी मांग ली। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। कंपनी के मामलों की बात करें तो उनमें दखल देने का मेरा और भी कम अधिकार है। आर्चिबाल्ड कई सेकंड तक मुझे घूरता रहा। अचानक वो जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें थोड़ी चुभन थी। चालाक हो। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। ठीक है,
अब मैं समझ गया कि तुम कहना क्या चाहते हो। सामान तुम्हारे पास है या तुम उसे हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम खुद उसे सामने नहीं लाओगे, है ना? वो फिर पीछे टिक गया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे से बची खुची हंसी गायब हो गई और उसकी जगह एक कारोबारी की समझदारी और शांत दिमाग साफ दिखाई देने लगा। मैंने बाकी पुराने पार्टनर्स से बात की है। अगर सेराफीना इसी तरह हंगामा करती रही तो कंपनी की रेप्यूटेशन पूरी तरह खराब हो जाएगी और बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि वो कम से कम कुछ समय के लिए पीछे हट जाए। सबसे पहले कंपनी के रोजमर्रा के मैनेजमेंट की अथॉरिटी किसी और को सौंप दे, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक जायज वजह होनी चाहिए। वजह? मैं समझ गया कि उसका मतलब क्या था। शेयर होल्डर्स के अंदरूनी कूप के लिए एक ऐसा हथियार चाहिए था जिसके सहारे पहला वार किया जा सके। मेरी माफी से पैदा हुई पब्लिक ओपिनियन उनके लिए सही हवा तो थी, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उन्हें कुछ ठोस चाहिए था, ऐसा मटेरियल जिसे सबके सामने टेबल पर रखा जा सके। वो आसानी से पीछे नहीं हटेगी। मैंने कहा, इसलिए हमें कुछ दबाव बनाना होगा। आर्चीबाल्ड ने अपने पैरों के पास रखा एक बिल्कुल साधारण क्राफ्ट पेपर फाइल फोल्डर उठाया और उसे मेज के बीचों बीच मेरी तरफ सरका दिया। इसके अंदर कुछ चीजें हैं। पिछले कुछ सालों में उसके कुछ रीएम्बर्समेंट्स हैं जो नियमों के हिसाब से पूरी तरह सही नहीं है। ये कोई पक्के सबूत नहीं थे, लेकिन इतने जरूर थे कि ऑडिट डिपार्टमेंट को एक कप चाय के बहाने बुलाया जा सके, और शेयर होल्डर मीटिंग में कुछ समय तक उसे काफी असहज करने के लिए भी ये पर्याप्त थे। मैंने फाइल फोल्डर को हाथ नहीं लगाया। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? कंपनी के अंदर से। मैं अकेला नहीं हूं जिसे उसका व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ओल्ड पर्सिबल है, पिछले 20 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। पिछले साल उसके बेटे ने एक घर खरीदा था और वो अपने बोनस का कुछ हिस्सा पहले लेना चाहता था। सेराफीना ने उसे रोक दिया और पैसे देने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ओल्ड पर्सिबल के मन में तब से ये बात अटकी हुई है। मैं समझ गया, नुकसान हुआ हो और साथ में नाराजगी भी हो, तो इससे बेहतर अलायंस और क्या हो सकता है? आर्चीबाल्ड ने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, तुम वीडियोस पोस्ट करते रहो और जिस तरह तुम्हें करना चाहिए उसी तरह अपॉलॉजी भी करते रहो। बाहर जो आग लगी है उसे बुझने मत देना। उसने फाइल फोल्डर की तरफ इशारा किया। इसमें जो है उसे तुम देख लेना। कुछ डिटेल्स तुम्हारी आगे की अपॉलॉजी को और ज्यादा साफ और खास बना सकती हैं। सही समय आने पर इसका थोड़ा सा हिस्सा उन लोगों की नजरों के सामने अपने आप पहुंचने देना जिन्हें इसे देखना चाहिए। तुम्हें खुद अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने पूछा, फिर शेयर होल्डर मीटिंग बुलाई जाएगी, उसे जवाब देना होगा। अगर वो चीजों को साफ साफ समझा नहीं पाती तो फिलहाल उसे जनरल मैनेजर की पोजीशन से हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वो मेरी तरफ देखने लगा। और तुम्हारी बात करें तो जब तुम उस समय डिवोर्स की बात उठाओगे तो विरोध काफी कम होगा। हमारी तरफ से कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होकर तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, बल्कि अगर कुछ सबूत पर्याप्त रूप से पक्के निकले तो खुद को बचाने के लिए उसे और भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उस समय प्रॉपर्टी डिवीजन भी तुम्हारे पक्ष में ज्यादा जा सकती है। उसने बात बिल्कुल सीधे तरीके से कही। ये एक ट्रांजैक्शन था। मैं लगातार प्रेशर और संभावित एम्यूनिशन देता और वे मुझे कंपनी के अंदर की जानकारी और काम आसान करने की सुविधा देते। दोनों पक्ष वही ले रहे थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। मैंने फाइल फोल्डर उठाकर उसका वजन महसूस किया। ये काफी भारी था। मैंने उसे खोला नहीं बल्कि अपने साथ लाए पुराने कैनवस बैग में रख दिया। मैं कैसे भरोसा करूं कि काम खत्म होने के बाद तुम लोग मुझे इस्तेमाल करके रास्ते से नहीं हटा दोगे? मैंने एक बिल्कुल व्यावहारिक सवाल पूछा। आर्चीबाल्ड फिर मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में थोड़ी प्रशंसा थी। तुम समझदार आदमी हो। सिर्फ खाली शब्द किसी बात का सबूत नहीं होते। उसने जेब से अपना फोन निकाला, कुछ बार स्क्रीन पर टैप किया और फिर मुझे देखने के लिए फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट खुला था। उसमें इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान और एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने से जुड़ी कुछ मूल बातें लिखी थीं। नीचे उसके और दो अन्य छोटे शेयर होल्डर्स के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स पहले से मौजूद थे। इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये हमारा रवैया जरूर दिखाता है। उसने कहा, हमारी दिलचस्पी कंपनी में है, सेराफीना में नहीं, और बिल्कुल भी उसके छोटे से असिस्टेंट में नहीं। अगर हम तुम्हें घेरने की कोशिश करेंगे या अपनी बात से पीछे हटेंगे तो तुम्हारे पास मौजूद सामग्री और तुम्हारी अपॉलॉजी करने की क्षमता हमारे लिए भी परेशानी बन जाएगी। काम पूरा करने के लिए दोनों तरफ से एक दूसरे को थोड़ी गुंजाइश देनी होगी। यही सबसे जरूरी बात है। मैंने स्क्रीन को देखा और फिर फोन उसे वापस कर दिया। इन मटेरियल्स को देखने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। बिल्कुल। उसने अपना टी कप उठाया। कोई जल्दी नहीं है। अभी तुम्हारे पास अपॉलॉजी के 8 दिन बाकी है ना? हम इंतजार कर सकते हैं। फिर सिराफीना की तरफ इशारा करते हुए उसने हल्की सी तिरस्कार भरी आवाज में कहा, जहां तक सिराफीना की बात है, मुझे लगता है वो अपनी सीट खोने वाली है।
टी हाउस से बाहर निकलते ही दोपहर की धूप मेरी आंखों पर तेज पड़ी। कैनवस बैग मेरे कंधे पर लटका था और उसके अंदर रखे फाइल फोल्डर के नुकीले किनारे मुझे साफ महसूस हो रहे थे। मैं सीधे घर नहीं गया, पास के एक छोटे से स्ट्रीट पार्क की तरफ मुड़ गया। पेड़ की छाया में एक बेंच दिखाई दी और मैं वहां जाकर बैठ गया। पार्क में काफी सारे बुजुर्ग थे। कुछ चेस खेल रहे थे, कुछ अपने पंछियों को लेकर टहल रहे थे, तो कुछ धीरे धीरे टाई ची कर रहे थे। मैंने वो फाइल फोल्डर निकाला और उसे खोल दिया। अंदर प्रिंटेड रिसीप्ट्स की फोटोकॉपीज, स्प्रेडशीट्स और कुछ स्कैन किए हुए हैंड रिटन नोट्स थे। मैंने एक एक करके हर पेज पलटना शुरू किया। सच में, जैसा आर्चिबाल्ड ने कहा था, इसमें ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं था जिसके आधार पर किसी को सीधे जेल भेजा जा सके। कुछ बड़े एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्लेम्स थे। जिन जगहों पर असल में खर्च हुआ था, वहां के इनवॉइसेस साफ तौर पर आपस में मेल नहीं खा रहे थे। हैंडलर सेराफिना थी और अप्रूवर भी वही थी। एक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी था। सप्लायर एक नई रजिस्टर्ड स्मॉल कंपनी थी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सरनेम जैक्स था। पूरा नाम मौजूद नहीं था, लेकिन वो जैक्स शब्द साफ तौर पर नजर आ रहा था। प्रोक्योरमेंट प्राइस मार्केट में मौजूद इसी तरह के प्रोडक्ट से लगभग 30% ज्यादा था। इसके अलावा कुछ पैटी कैश विड्रॉल्स भी थे जिनमें लिखा था कि पैसे टेम्पररी सैंपल परचेजेस के लिए निकाले गए हैं, लेकिन उसके बाद न तो उनसे जुड़ी कोई इन्वेंट्री एंट्री थी और न ही कोई रीएम्बर्समेंट वाउचर। इन चीजों को अलग अलग देखा जाए तो सेराफिना शायद हर मामले के लिए कोई ना कोई बहाना बना सकती थी, लेकिन जब ऐसी चीजों की संख्या ज्यादा हो जाए तो मामला कपड़े पर लगे तेल के दाग जैसा हो जाता है। एक दाग यहाँ, एक दाग वहां। इनमें से कोई भी अकेला दाग जानलेवा नहीं था, लेकिन इतने सारे दाग मिलकर लोगों को ये सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये कपड़ा सच में साफ है भी या नहीं, खासकर तब जब लोग पहले से ही तुम पर शक करने लगे हों। मैंने सारी चीजें वापस रख दी, फिर बेंच से टिककर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पत्तों की परछाइयां मेरी पलकों पर हिल रही थीं और उनके बीच से रोशनी की छोटी छोटी झलकियां दिखाई दे रही थीं। मेरे कानों में दूर से बच्चों के हंसने की आवाज और पीकिंग ओपेरा का लयबद्ध संगीत आ रहा था। पता नहीं कौन सा बुजुर्ग रेडियो सुन रहा था। इस वक्त सेराफिना क्या कर रही होगी? क्या वो अपने ऑफिस में बैठकर सबॉर्डिनेट्स पर गुस्सा निकाल रही होगी, उस घबराए हुए छोटे असिस्टेंट को शांत कर रही होगी, या फिर अपनी लीगल टीम को कॉल करके मुझ पर पलटवार करने की योजना बना रही होगी? क्या उसे पता था कि आर्चिबाल्ड और उसके लोग अपना कदम उठाना शुरू कर चुके हैं? क्या उसे पछतावा होगा? क्या उसे कोर्ट के बाहर मेरा चेहरा थपथपाकर कही गई अपनी बातें याद आ रही होंगी? मैंने आंखें खोली और टाइम देखा। अब वापस जाकर तीसरे दिन की तैयारी करने का समय था। घर पहुंचकर मैं सीधे स्टडी में गया। वहां अब भी ठंडक थी। मैंने कैनवस बैग को ड्रॉअर के अंदर लॉक कर दिया। कंप्यूटर चालू करने की जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले मैंने अपनी हार्ड शेल नोटबुक निकाली। डे 3 के नीचे मैंने लिखा, आर्च से मुलाकात हुई, मटेरियल्स मिले, इंटरनल शेयर होल्डर कॉन्फ्लिक्ट की पुष्टि हो गई, कुछ खास फाइनेंशियल एनोमैलीज के जरिए अंदर तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद मैंने आज के वीडियो कंटेंट के बारे में सोचना शुरू किया। मैं फाइल फोल्डर की सारी चीजें सीधे बाहर नहीं निकाल सकता था। ऐसा करना बहुत साफ और सीधा होता और इससे शक आसानी से मेरी तरफ आ जाता। मुझे इसे ऐसे पेश करना था जैसे जानकारी अचानक सामने आई हो। सीधे आरोप लगाने के बजाय इशारा करना था, बातों के बीच संकेत छोड़ने थे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने वेबकैम ऑन कर दिया। डे 3। आज मैं पहले से भी ज्यादा थका हुआ दिख रहा था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स साफ नजर आ रहे थे। बाल पहले से भी ज्यादा बिखरे हुए थे। मैंने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिसका कॉलर थोड़ा टेढ़ा था। बैकग्राउंड में कल वाली प्रोफेशनल बुक्स अभी भी रखी थी, लेकिन आज उनके पास एक खाली इंस्टेंट नूडल्स का बोल और मुड़ी हुई टिश्यूज की एक बॉल भी रखी थी। डे 3। मेरी आवाज थोड़ी कमजोर थी, जैसे मुझमें अब बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हो। सेराफिना, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी कनपति को जोर से रगड़ा, जैसे मेरा सिर बुरी तरह दर्द कर रहा हो। मुझे वो पुरानी नोटबुक नहीं देखनी चाहिए थी जो तुम घर पर छोड़ गई थी। मेरे चेहरे पर थोड़ा पछतावा और शर्मिंदगी का भाव आया। खासकर मुझे उसमें लिखे कंपनी के कुछ नंबर्स नहीं देखने चाहिए थे। सैंपल प्रोक्योरमेंट सब्सिडी, स्पेशल चैनल फीस और कुछ ऐसे सरनेम इनिशियल्स जो बार बार दिखाई दे रहे थे। मैंने थोड़ी देर रुककर कहा और फिर मैंने अपने मन में तरह तरह की बातें सोचनी शुरू कर दी। मुझे शक होने लगा कि शायद तुम कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी जितना मुझे होना चाहिए था। यहाँ तक कि मुझे शक होने लगा कि तुम ऐसी प्राइवेट रिलेशनशिप्स को बनाए रखने में कंपनी का पैसा इस्तेमाल कर रही हो जिन्हें बनाए रखना ही नहीं चाहिए। मैं कुछ पल के लिए रुका। मेरी नज़र एक पल के लिए दूसरी तरफ चली गई, जैसे मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जिसे कहना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। शायद ये तुम्हारे ट्रेड सीक्रेट्स या फाइनेंशियल ऑपरेशन से जुड़ी बातें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता।
सिर्फ इसलिए कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम इतने सालों से कंपनी चला रही हो, तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपनी वजहें और अपनी परेशानियां होंगी। मुझे अपनी संकीर्ण टेक गाय वाली सोच से तुम्हारे जटिल बिजनेस डिसीजंस पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मैं आगे भी खुद पर विचार करता रहूंगा और तुम्हारी दुनिया को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो खत्म हो गया। मैंने कैप्शन भी बहुत साधारण रखा, फाइनेंशियल कंफ्यूजन को लेकर तीसरे दिन की माफी। गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारे प्रोफेशनल जजमेंट पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। बिजनेस की दुनिया बहुत गहरी है। मैं बहुत सीधी सोच रख रहा था। एट सेराफीना अनब्रोकन। मेरी जरूरत से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी से माफी का तीसरा दिन। सेंड। इस बार मैंने रिएक्शन देखने का इंतजार भी नहीं किया। सीधे पेज बंद किया, उठा और किचन में पानी गर्म करने चला गया। पानी गर्म होने का इंतजार करते हुए मैं काउंटर से टिक कर खिड़की के बाहर देखता रहा। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। केटल ने सीटी बजानी शुरू कर दी। मैंने सबसे सस्ती टी बैग वाली ग्रीन टी बनाई, उसे लेकर वापस स्टडी में आया और अपनी जगह बैठ गया। फिर स्पेयर फोन चालू किया। ट्रेंडिंग लिस्ट में मेरी जरूरत से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी से माफी का तीसरा दिन पहले ही 7वें नंबर पर पहुंच चुका था। इसके नीचे एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ था, सैंपल प्रोक्यूरमेंट सब्सिडी क्या है, और उसके साथ एक हॉट टैग भी लगा था। मैंने उस पर क्लिक किया। मेरे वीडियो का कमेंट सेक्शन उम्मीद के मुताबिक फिर से पूरी तरह फट चुका था। आ गया, क्लास रेप कहाँ है, जल्दी ट्रांसलेट करो। सैंपल प्रोक्यूरमेंट सब्सिडी, स्पेशल चैनल फीस, सरनेम इनिशियल्स। इस जानकारी की डेंसिटी तो गजब की है। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। पुरानी नोटबुक घर पर छोड़ आया। ओपी, तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे नहीं है ना? अच्छा काम है। ट्रेड सीक्रेट्स, डिफिकल्टीज, हा, डिफिकल्टीज। ये अपॉलॉजी हर दिन और गहरी होती जा रही है। क्या सिर्फ मैंने ओपी के आज के इंस्टेंट नूडल्स के बोल और टिश्यूज पर ध्यान दिया? इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ओपी के लिए 1 सेकंड का दुख। एट सेराफीना अनब्रोकन सिस्टर इन लॉ। अगली बार अपनी नोटबुक्स सुरक्षित जगह पर रखना और साथ में फाइनेंशियल कंप्लायंस भी देख लेना। मैं धीरे धीरे कमेंट्स स्क्रॉल करता रहा और बीच बीच में टी की एक घूंट लेता रहा। टी का स्वाद बेहद कसैला था, उसमें कोई खास खुशबू भी नहीं थी। प्राइवेट मैसेजेस में भी कुछ और मैसेजेस आ चुके थे। कुछ लोग अब भी मुझे गालियां दे रहे थे, कुछ मेरा हौसला बढ़ा रहे थे और कुछ हेड हंटर्स चुपचाप पूछ रहे थे कि क्या मैं नई जॉब अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड हूं। शायद उन्हें लगा था कि मेरा डाइवोर्स होने वाला है और मुझे पैसों की जरूरत होगी। लेकिन वहां एक और मैसेज भी था। वो वही अननोन आईडी था, सिफर, जिसने पहले टैक्स इश्यूज के बारे में मैसेज भेजा था। इस बार उसके मैसेज में ज्यादा जानकारी थी। मिस्टर थैडियस, लगता है आपके पास मेरी सोच से कहीं ज्यादा सामग्री है। सैंपल प्रोक्योरमेंट सब्सिडी एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। शायद हम कुछ जानकारी एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। उस जैक नाम वाली लीगल एंटिटी कंपनी के असली कंट्रोलिंग शेयर होल्डर के बारे में जानकर शायद आपकी दिलचस्पी बढ़े। मैं इस मैसेज को घूरता रहा। मेरी उंगली कुछ पल तक स्क्रीन के ऊपर रुकी रही। फिर मैंने प्राइवेट मैसेज इंटरफेस बंद कर दिया। अभी कोई जल्दी नहीं थी। आर्चिबाल्ड और उसके लोगों ने सेरेफीना पर जो दबाव बनाया है, उसे कुछ और समय तक बढ़ने देता हूं। पहले सेरेफीना को चारों तरफ से घिरने और हर किसी से धोखा मिलने का स्वाद चखने देता हूं। मैंने अपनी हार्ड शेल नोटबुक उठाई। आज के रिकॉर्ड के नीचे मैंने एक और लाइन जोड़ दी, अननोन आईडी से दूसरा कॉन्टैक्ट, जैक की कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर का जिक्र। इसे बैकअप प्लान के तौर पर रखा जा सकता है। खिड़की के बाहर का आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। शहर की लाइट्स जगह जगह जल रही थी, कहीं पास तो कहीं दूर, कहीं तेज तो कहीं हल्की। डेस्क पर रखा लैंप अभी भी टूटी हुई शेड के एक हिस्से से रोशनी की पतली सी किरण बाहर निकाल रहा था। वो दीवार पर तिरछी पड़ रही थी, बिल्कुल किसी चुपचाप बाहर निकली बेहद पतली तलवार की धार जैसी। अगली सुबह ठीक 6 बजे फोन बजा। ये अलार्म नहीं था, बल्कि एक अननोन नंबर था, लोकल लैंडलाइन। मैं काफी देर तक उसे वाइब्रेट होते हुए देखता रहा, जब तक कि कॉल अपने आप कट नहीं गई। लेकिन 10 सेकंड से भी कम समय बाद वही नंबर फिर से कॉल करने लगा। मैंने कॉल उठाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। थैडियस, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ये सेराफीना की आवाज थी। उसकी आवाज तेज और कर्कश हो चुकी थी और उसमें उसकी हमेशा वाली शांत आवाज का नामो निशान तक नहीं था। बैकग्राउंड में काफी शोर था। कार हॉर्न लगातार बज रहे थे और दूसरे लोगों की दबे हुए आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैं फिर भी चुप रहा। कुछ तो बोलो। मरे हुए इंसान की तरह चुप रहना बंद करो। ऑनलाइन उन चीजों को देखा है? देखो कंपनी की हालत क्या हो गई है। शेयर होल्डर्स हंगामा कर रहे हैं, क्लाइंट्स सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि डैम टैक्स ब्यूरो ने भी ऑडिट के लिए बुलाया है। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से और उन वीडियोस की वजह से जो तुमने पोस्ट किए हैं। वो मशीन गन की तरह लगातार बोल रही थी और उसकी सांसें भी तेज चल रही थीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी के अभी उन्हें डिलीट करो। सब कुछ पूरी तरह डिलीट कर दो।
पब्लिकली क्लैरिफाई करो कि तुम बस बकवास कर रहे थे, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जितना निगल सकोगे उससे भी ज्यादा तुम्हें निगलना पड़ेगा। मैं अभी अभी सोकर उठा था, इसलिए मुंह खोलते ही मेरी आवाज थोड़ी सूखी निकली। कोर्ट ने 10 दिन का आदेश दिया था, अभी 7 दिन बाकी है, भाड़ में जाए कोर्ट। वो लगभग चीख रही थी। थैडियस, जब कोई तुम्हें इज्जत से रास्ता दे रहा हो तो उसे ठुकराओ मत। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मैं पोस्ट्स डिलीट करवाने के लिए लोगों को ढूंढ सकती हूँ तो तुम्हारे साथ निपटने के लिए भी लोग ढूंढ सकती हूँ। ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम इस इंडस्ट्री में दोबारा कभी टेक ही नहीं पाओगे। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम हमेशा से बहुत काबिल रही हो। फोन के दूसरी तरफ जैसे उसकी आवाज अटक गई। कुछ देर तक सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई देती रही। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज धीमी हुई, लेकिन अब उसमें पहले से भी ज्यादा ठंडापन था, जैसे उसे बर्फ में डुबो दिया गया हो। ठीक है थैडियस, तुम मेरे साथ पूरी तरह दुश्मनी मोल लेने पर तुले हुए हो, है ना? ठीक है, डाइवोर्स अपने सपने में भी मत सोचना, बस इंतजार करो। ये 10 दिन खत्म होने दो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। तुम्हारा वो घर, तुम्हारे माता पिता की छोटी सी बचत और तुम्हारी वो घटिया जॉब, देखना मैं इन सबको एक एक करके कैसे चकनाचूर करती हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने फोन एक तरफ फेंका और बेड पर लेटकर छत को घूरने लगा। पर्दों के बीच की दरार से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। हल्की धूसर सफेद रोशनी की एक किरण पूरे अंधेरे कमरे को चीरती हुई अंदर पड़ रही थी। उस रोशनी के बीच धूल के कण धीरे धीरे तैर रहे थे। मेरा दिल थोड़ी तेज धड़क रहा था, लेकिन डर की वजह से नहीं, ये एक अजीब सी सहज उत्तेजना थी। वो सच में घबरा गई थी, इतनी ज्यादा कि सीधे तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और चूर चूर कर दूंगी जैसी बातें कहने लगी थी। इसका मतलब था कि उस पर पड़ रहा दबाव मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था। आर्चीबाल्ड और उसके लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मैं कुछ मिनट और बेड पर पड़ा रहा, फिर उठ गया, मुंह हाथ धोया, एक एक उबाला उसे ठंडे पानी के साथ निगल लिया और पता नहीं कब का रखा हुआ आधा पैकेट टोस्ट भी चबा गया। टोस्ट की किनारी काफी सख्त हो चुकी थी, इसलिए उसे चबाने में काफी मेहनत लगी। खाना खाने के बाद मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया। मैंने वेबकैम चालू करने की जल्दी नहीं की। सबसे पहले मैंने स्पेयर फोन खोला। प्राइवेट मैसेजेस में उस अननोन आईडी का एक और मैसेज आया हुआ था। इस बार उसमें एक इमेज का थंबनेल था। उसकी असली जानकारी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा था, सुबह 10 बजे, ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल, नेचुरल साइंसेज रीडिंग एरिया, खिड़की के सबसे पास वाली सीट। जो सवाल तुम्हारे मन में हैं उन्हें लेकर आना। मैंने इमेज को बड़ा करके देखा। इमेज बहुत धुंधली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर चार्ट का एक हिस्सा हो। जरूरी हिस्सों को सेंसर कर दिया गया था, लेकिन जैक्स शब्द और उसके बाद छिपाए गए एक दूसरे शब्द के बीच बने कनेक्टिंग एरोज हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। मैसेज का टाइम स्टैम्प सुबह 3 बजे का था। मैंने रिप्लाई किया, सेराफीना ने पिछले 3 सालों में उस शेल कंपनी का इस्तेमाल करके कम से कम इतनी रकम बाहर निकाली है। इसके बाद मैंने एक नंबर भेजा। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी भी नहीं थी। इतनी जरूर थी कि इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जा सके। दूसरा मैसेज तुरंत आया, मुझे ये भी पता है कि आर्चीबाल्ड पहले ही तुमसे संपर्क कर चुका है, लेकिन उसने तुम्हें जो दिया है वो सिर्फ कुछ टुकड़े हैं। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। इस व्यक्ति को आर्चीबाल्ड के बारे में पता था। उसे पता था कि आर्चीबाल्ड ने मुझे कुछ जानकारी दी है और उसे उससे भी ज्यादा जानकारी थी। क्या ये आर्चीबाल्ड के लोगों में से कोई था? मुश्किल लगता था। उसका अंदाज वैसा नहीं था। क्या ये सेराफीना की कंपनी का कोई इनसाइडर था? ओल्ड पर्सिवल, वो अकाउंटेंट, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सेराफीना से पुरानी दुश्मनी थी? जो भी हो, इसमें जोखिम जरूर था, लेकिन ये जोखिम लेने लायक था। मुझे और कार्ड्स चाहिए थे, ऐसे कार्ड्स जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। मैंने सिर्फ एक शब्द में रिप्लाई किया, ठीक है। मैंने समय देखा, सुबह के 8:30 बज चुके थे। डे 4 की वीडियो रिलीज में अभी थोड़ा समय बाकी था। मीटिंग में भी 1.5 घंटे का समय था। मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला और आज की वीडियो के मुख्य पॉइंट्स लिखने लगा। पुरानी नोटबुक वाला बहाना दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस बार तरीका बदलना था। ज्यादा नेचुरल, ज्यादा एक्सीडेंटल लगना चाहिए था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सामने आए वो ज्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए थी और सीधे उस शेल कंपनी की तरफ इशारा करना चाहिए था। मैंने कुछ देर सोचा और लिखना शुरू किया। अचानक एक पुरानी यूएसबी ड्राइव मिली। उसमें लाइफस्टाइल की कुछ पुरानी फोटोज थी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट्स भी थे, जिन्हें डिलीट करना भूल गए थे। लगता है ये किसी एक्स होम डिजाइन स्टूडियो से जुड़े डॉक्यूमेंट्स थे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सरनेम जैक्स था। इनिशिएटर्स की लिस्ट में सेराफीना का नाम स्पेशल एडवाइजर के तौर पर दिखाई दिया। इसमें टेक्निकल शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने से जुड़ी कुछ डिस्कशंस भी थीं। मुझे इसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। मैंने लिखना पूरा किया और फिर कुछ देर उसे देखा।
होम डिजाइन स्टूडियो, ये सीधे उसकी कंपनी के कोर बिजनेस से जुड़ता था। टेक्निकल शेयर्स का मतलब था कि शायद बेनिफिट्स ट्रांसफर सिर्फ पैसों के रूप में नहीं हुआ था। स्पेशल एडवाइजर एक ऐसा पद था जिसका नाम भले ही अस्पष्ट था, लेकिन उसका कनेक्शन साफ था, और इसके साथ जैक्स सरनेम को जोड़ दें तो इतना काफी था। बाकी की जानकारी नेटिजन्स और आर्चिबाल्ड के लोगों पर छोड़ देना ही बेहतर था। सुबह ठीक 9 बजे मैंने वेबकैम ऑन कर दिया। आज मैंने जानबूझकर अपनी अपीयरेंस थोड़ी ठीक की थी। बियर्ड शेव कर ली, बालों को अच्छी तरह कंघी कर ली और साफ ड्रेस शर्ट पहन ली। लेकिन चेहरे का रंग और थका हुआ लुक मैंने वैसे ही रखा, ताकि मैं पहले की तरह जबरदस्ती थका हुआ और कमजोर दिखाई दूं। बैकग्राउंड में आज इंस्टेंट नूडल्स का बोल नहीं था। उसकी जगह डेस्क पर एक टूल बॉक्स खुला पड़ा था। उसके अंदर कुछ पुराने राउटर्स, सर्किट बोर्ड्स और कुछ यूएसबी ड्राइव्स रखी थीं। डे 4। मैंने कैमरा की तरफ देखा और चेहरे पर जबरदस्ती थकी हुई मुस्कान लाई। सेराफीना, मुझे माफ कर दो। मैंने एक ब्लैक यूएसबी ड्राइव उठाई और उसे अनजाने में अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगा। कल मैं स्टडी रूम साफ कर रहा था, कुछ पुराने रेफरेंस मटेरियल्स ढूंढ रहा था और इसी दौरान मुझे ये मिल गया। मैंने यूएसबी ड्राइव को थोड़ा ऊपर उठाया। मैंने इसे कई साल पहले इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे कंप्यूटर में लगाकर देखने लगा। इसके अंदर हमारी शादी के शुरुआती दिनों की कुछ पुरानी ट्रैवल फोटोज थीं। उन्हें देखकर काफी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। इसके अलावा कुछ रैंडम डॉक्यूमेंट्स भी थे। मैं कुछ पल रुका और अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिनके नाम थोड़े अजीब थे, जैसे किसी तरह के ड्राफ्ट्स। मैंने उनमें से एक खोला। लगता है उसमें लुमिना होम डिजाइन स्टूडियो के शुरुआती प्रेपरेटरी मटेरियल्स के बारे में कुछ था। काफी समय हो चुका है, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है। मैंने बस एक नज़र डाली थी। उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सरनेम जैक्स लिखा हुआ था, और फिर मुझे लगा कि उसमें तुम्हारा नाम भी था, स्पेशल एडवाइजर के तौर पर। मैंने थोड़ी देर रुककर कहा, उसमें टेक्निकल सपोर्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करने जैसी किसी चीज का भी जिक्र था। मैंने तुरंत सिर हिलाया और यूएसबी ड्राइव को ऐसे नीचे रख दिया जैसे वो मेरे हाथ जला रही हो। मुझे ये सब देखना ही नहीं चाहिए था। ये निश्चित रूप से तुम्हारी कंपनी के शुरुआती बिजनेस एक्सपेंशन के आइडियाज रहे होंगे, या फिर शायद किसी ऐसे प्रपोजल का हिस्सा होगा जिसमें तुम किसी दोस्त की मदद कर रही थीं। ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे बिना जाने समझे अनुमान नहीं निकालना चाहिए, और सिर्फ जैक्स सरनेम देखकर गलत मतलब तो बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। मैंने सिर झुका लिया और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने हमेशा हर काम सोच समझ कर किया है और अपनी सीमाओं का ध्यान रखा है। मुझे माफ कर दो, मेरी वही पुरानी आदत फिर से सामने आ गई। मैं अपनी शक करने की आदत पर काबू नहीं रख पाया। मैं अपनी सोच को सुधारने की कोशिश करता रहूंगा। वीडियो वहीं खत्म हो गया। मैंने जो कैप्शन लिखा वो बहुत छोटा था, अपॉलजी डे 4। पुराने फाइल्स को लेकर गलती मेरी थी। मुझे बिना सोचे समझे गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए था। हर किसी के पास्ट में कुछ पुराने बिजनेस इंडेवर्स हो सकते हैं। सेराफीना अनब्रोकन डे 4। अपनी बेहद प्यारी वाइफ से माफी, सेंड। इसके बाद मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने एक साधारण ग्रे जैकेट पहनी, पुराने कैनवस बैग को खाली किया और उसमें सिर्फ अपना फोन, कीज, एक पेन और हथेली के आकार की एक छोटी नोटबुक रखी। मैंने कुछ पल सोचा, फिर हार्ड शेल नोटबुक से वो पेज फाड़ लिया जिस पर जैक्स कंपनी से जुड़ी मेरी थोड़ी सी जानकारी लिखी थी। उसे मोड़ा और अपनी जैकेट की अंदरूनी पॉकेट में रख लिया। फिर मैं बाहर निकल गया। मैंने सबवे पकड़ी। ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मेरे लिए अच्छी तरह जानी पहचानी जगह थी। शादी से पहले मैं अक्सर यहाँ आया करता था, लेकिन शादी के बाद मैंने दोबारा इस जगह पर कदम तक नहीं रखा था। जगह में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, बस अब वो थोड़ी और पुरानी लगने लगी थी। हवा में कागज और पुरानी लकड़ी की भारी खास गंध फैली हुई थी। तीसरी मंजिल का नेचुरल साइंसेज रीडिंग एरिया लगभग खाली था। खिड़की के सबसे करीब वाली सीट्स की रो में सिर्फ एक आदमी बैठा था। उसने डार्क ब्लू जैकेट पहन रखी थी। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और वो सबसे आखिरी सीट पर बैठा था। उसके सामने बर्ड्स की पहचान से जुड़ी एक मोटी गाइड बुक खुली पड़ी थी। मैं चलकर उसके सामने बैठ गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी उम्र करीब 60 साल होगी। बाल सफेद होने लगे थे और उसने पुराने डिजाइन का काले फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। चेहरा काफी पतला था, गालों की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें सालों तक नंबर्स के साथ काम करने से पैदा हुई चालाकी और सावधानी साफ नजर आ रही थी। ये ऐसा चेहरा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। मिस्टर थैडियस, उसकी आवाज काफी धीमी और थोड़ी खुरदरी थी। हाँ, मैं ही हूँ। आपको किस नाम से बुलाऊं? मेरा सरनेम पर्सिवल है। ये कहते हुए उसकी उंगलियां अनजाने में बर्ड गाइड की हार्ड कवर को सहलाने लगीं। मैं पहले बॉस सेराफीना की कंपनी के अकाउंट संभालता था। पिछले साल रिटायर हो गया। ओल्ड पर्सिवल अकाउंटेंट, आर्चीबाल्ड ने उसके बारे में बताया था। तो इसका मतलब था कि वो आर्चीबाल्ड का आदमी नहीं था, कम से कम पूरी तरह तो नहीं।
मास्टर पर्सिवल, मैंने सिर हिलाया। आपने मुझसे मिलने के लिए कहा था। आखिर किस बारे में बात करना चाहते हैं? उसने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने अपनी चेस्ट पॉकेट से बहुत पुरानी क्राफ्ट पेपर नोटबुक निकाली। वो मेरी नोटबुक से भी मोटी थी। उसके कोने घिस चुके थे और जगह जगह से फटने लगे थे। उसने नोटबुक मेरी तरफ बढ़ाई और एक पेज खोल दिया। उस पर हाथ से बनाई गई एक स्प्रेडशीट थी। समरी, अमाउंट, रिलेटेड पार्टी। लिखावट साफ और व्यवस्थित थी, बिल्कुल किसी अनुभवी अकाउंटेंट की हैंडराइटिंग जैसी। ये लुमिना स्टूडियो और बाद में जिसका नाम बदलकर लुमिना ट्रेडिंग कर दिया गया, उसके और बॉस सेराफिना की कंपनी के बीच हुए सभी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं। उसकी आवाज़ धीमी थी। उसकी उंगली कुछ खास फिगर्स पर रुक गई। ऊपर से देखने पर ये प्रोक्योरमेंट ट्रांजैक्शंस है, लेकिन प्राइसेस को जानबूझकर बढ़ाया गया था। प्राइस डिफरेंस का जो हिस्सा था वो कई कॉम्प्लेक्स रिलेटेड अकाउंट्स से होते हुए आखिरकार कुछ खास पर्सनल अकाउंट्स में पहुंच गया। उनमें से एक अकाउंट उस छोटे असिस्टेंट के दूर के कजिन के नाम पर है जो आपके वीडियो में था। दूसरा सेराफिना की मदर के नाम पर है। मैंने जल्दी से नोटबुक पर नजर दौड़ाई। अमाउंट्स वही थे जिनका जिक्र आर्चिबाल्ड ने किया था, लेकिन पैसे किस रास्ते से गए थे ये यहाँ कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? मैंने पूछा। ओल्ड पर्सिवल ने नोटबुक बंद कर दी, लेकिन उसे वापस नहीं लिया। उसने उसे बस टेबल के बीचों बीच छोड़ दिया। मेरे बेटे ने एक हाउस खरीदा था और उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी। मैं अपना बोनस पहले ही उसे देना चाहता था, लेकिन सेराफिना ने कहा कि कंपनी में ऐसी कोई रूल नहीं है। वो कुछ पल रुका। वो रूल उसी ने बनाया था। बाद में मुझे पता चला कि उसने उसी छोटे असिस्टेंट को पोर्श की डाउन पेमेंट देने के लिए बहुत बड़ी रकम उधार दे दी। उसे प्राइवेट लोन कहा गया। उसके चेहरे पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। मैंने 20 साल फिनांस में काम किया है। अकाउंट्स को हमेशा पूरी तरह साफ रखा। कभी एक पैसा भी गलत तरीके से नहीं लिया। लेकिन जब रिटायर होने वाला था और सिर्फ अपने बच्चे की थोड़ी मदद करना चाहता था, तब उसी ने अपने बनाए रूल्स का इस्तेमाल करके मुझे रोक दिया। उसने खिड़की के बाहर देखा। मेरे अंदर जो गुस्सा उस दिन से जमा है वो आज तक शांत नहीं हुआ। लाइब्रेरी के बाहर एक पुराना लोकस्ट ट्री था। उसके लगभग सारे पत्ते झड़ चुके थे। आर्चिबाल्ड और बाकी लोग तुम्हारे पास आकर उसे जनरल मैनेजर की कुर्सी से हटाना चाहते हैं ताकि कंपनी को बचाया जा सके, लेकिन जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाएगा, जरूरी नहीं कि ये सारी गंदी किताबें पूरी तरह खोली जाएं। हो सकता है वे खुद इन्हें छिपाने में मदद करें, क्योंकि उन्हें डर होगा कि इसका असर कंपनी की वैल्यूएशन पर पड़ेगा। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। चश्मे के पीछे उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं। मैं अलग हूं। मैं बस चाहता हूं कि वो बुरी तरह गिरे। उसे पता चले कि हर कोई उसे सिर पर नहीं बैठाएगा और पैसा सिर्फ उसकी मर्जी के हिसाब से उड़ाने के लिए नहीं है। तुम भी तो बिल्कुल यही कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्या ये फोटोकॉपीज हैं? मैंने पूछा। ओरिजिनल्स, उसने जवाब दिया। मेरी आदत है कि मैं हाथ से लिखकर बैकअप रखता हूँ। कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड्स थे पिछले ऑडिट से पहले उसने मुझे उनका कुछ हिस्सा साफ करने के लिए कहा था। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन इसे मैंने उसे नहीं सौंपा। रिस्क, ये भी एक बॉम्ब था। अगर मैं इसे लेता तो मेरा रिश्ता भी उसके साथ जुड़ जाता, लेकिन इसकी फायर पावर, इसमें कोई शक नहीं था कि पहले से कहीं ज्यादा थी। तुम चाहते क्या हो? मैंने सीधे पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओल्ड पर्सिवल ने सिर हिलाया। मैं रिटायर्ड हूँ। मेरे बेटे ने मेरे लिए घर खरीद दिया है। मैं बस नहीं चाहता कि ये चीजें मेरे हाथों में पड़े पड़े सड़ जाएं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है, ये तुम तय करो। बस मुझे इसमें मत घसीटना। वो कुछ पल रुका। मैं तुम टेक लोगों को जानता हूं। तुम्हारे तरीके काफी खतरनाक हो सकते हैं। तुम्हारे हाथों में ये चीजें मेरे हाथों से कहीं ज्यादा काम आएंगी। उसने खड़े होकर उस मोटी नोटबुक को मेरी तरफ थोड़ा और सरका दिया। मुझे अपने पोते को स्कूल से लेने जाना है। उसने बर्ड आइडेंटिफिकेशन गाइड उठाई, उसे अपनी बांह के नीचे दबाया, मुझे हल्का सा सिर हिलाकर देखा और फिर मुड़कर चला गया। उसके कदमों की आवाज बहुत हल्की थी और कुछ ही देर में बुक शेल्फ्स के पीछे गायब हो गई। मैं वहीं बैठा रहा, बिना हिले। खिड़की से आती धूप उस पुरानी नोटबुक पर पड़ रही थी। उसके कवर पर छोटे छोटे भूरे दाग थे, शायद चाय के दाग थे या फिर सालों से जमा हुआ जंग। मैंने नोटबुक उठाई और उसे कैनवस बैग में रख दिया। वो काफी भारी थी। मैं कुछ देर और लाइब्रेरी में बैठा रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। सबवे से वापस आते समय कैरेज आगे पीछे हिल रही थी। मैंने सामने की खिड़की में अपना धुंधला प्रतिबिंब देखा, फिर अपने पैरों के पास रखे कैनवस बैग के अंदर बनी चौकोर आकृति की तरफ देखा। मैं दोपहर के 2 बजे के बाद घर पहुंचा। मैंने ओल्ड पर्सिवल की नोटबुक को ड्रॉअर में लॉक कर दिया और उसे उस फाइल फोल्डर के साथ रख दिया जो आर्चिबाल्ड ने मुझे दिया था। फिर मैंने स्पेयर फोन चालू किया। डे 4 की अपॉलजी वीडियो वाकई फिर से पूरी तरह वायरल हो चुकी थी। लुमिना होम डिजाइन स्टूडियो स्पेशल एडवाइजर, टेक्निकल
इक्विटी, ये टर्म्स अब नेटिजन्स की नज़रों में आ चुकी थीं और पूरे इंटरनेट पर सर्च की जा रही थीं। किसी ने उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन भी खोज निकाली थी।